बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम के साथ हवन से संबंधित अपनी यादों को संकलित करने का प्रयास करता हूँ। एक लंबे समय से हम लोग समिति में जुड़े हुए हैं और मेरे बहुत सारे सीनियर्स इस समिति को चलाया करते थे और उस समय में 60 और 70 के दशक में हम लोग तो सीखने के उद्देश्य से हमारे जो वरिष्ठ उस समय समिति के कर्ता धर्ता हुआ करते थे उन लोगों के साथ रहा करते थे। सम्मेलन का चस्का तो मुझे 57-59 में एक बड़कुई में हमारे घर पर एक सम्मेलन हुआ था जो बहुत ही विशाल और बहुत ही यूनिक सम्मेलन था। उससे ही लग गया था, लेकिन उस सम्मेलनों में उस समय की जो तात्कालिक समस्याएं हुआ करती थी समाज को आगे ले जाने की, उन पे विचार विमर्श हुआ था। और उसके बाद समिति का जो पूरा उस सम्मेलन में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए थे और स्वाभाविक है ग्रामीण इलाके से ज़्यादा लोग आए थे। और उन्होंने पहला सवाल ये दागा कि ऐसा हम लोग क्या करते हैं जिसकी वजह से हम लोगों से लोग घृणा करते हैं। ये वाला डायलॉग था उस दिन रात के समय में। अब ये मुद्दा इतना ज़्यादा टूल पकड़ गया उस सम्मेलन में कि जो उस समय के अध्यक्ष हुआ करते थे या उस दिन सभा के जो अध्यक्ष थे चांदवाले मासब, तेजराम मासब, उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन बहुत सुंदर दिया था। और उसमें डॉक्टर कामले से लेकर डॉक्टर पवार से जितनी मशहूर हस्तियां होती थी समाज की सभी आए थे। बहुत गजब का सम्मेलन था वो। और वो हमारे फादर ने खुद के दम पे ही बुलवा लिया होता है, कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह वाला मामला नहीं था। वो खुद ही समिति जी जी। आपके नाम? मेरे फादर नाम? ना, मेरे जो पिताजी थे श्री टूटू रामदास जी गहरिया, जो इंजीनियर थे वहाँ बड़ौती कॉलोनी में, उन्होंने करवाया था, अपने घर पे करवाया था। बहुत विशाल जगह हुआ करती थी, जैसे 2-3 हज़ार लोग बैठे हुए थे उस सम्मेलन में। तो उस सभा के जो सभापति थे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम होते चले जाएं तो लोग ग्रामीण या शहरी अंचलों में जो आपसे घृणा करते हैं इसको बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। और ये प्रस्ताव करीब करीब सर्वसम्मति से पास भी हो गया। लेकिन उस रात का बहुत ज़्यादा समय इस घृणा वाले इशू ने दिया था उस सम्मेलन में। हम लोग उतने काफ़ी छोटे थे, फिर भी हमें याद है। और याद इसलिए भी है कि उसकी चर्चा जब यदा कदा किसी वक्तों पे पुराने लोगों के मिलने से होती है तो यादें रिपीट हो जाती हैं। और उस सम्मेलन में पहली बार जब ये बात हुई कि आर्थिक रूप से आप सक्षम होंगे तो ये घृणा अपने आप धीरे धीरे कम होते चलेगी। तो 2-3 बहुत अच्छे प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें सबसे पहला प्रस्ताव तो यह था कि शादी 24 घंटे के अंदर निपटा दी जानी चाहिए। पहले शादियाँ 3 दिन की हुआ करती थी। एक बार बारात गई तो तीसरे दिन वापस आती थी। 3 दिन तक लड़की वाले को बारात रोकना पड़ता था। तो सबसे पहला प्रस्ताव तो ये पास किया गया कि 1 दिन की शादी होनी चाहिए। दूसरा प्रस्ताव बहुत सुंदर पास किया गया और वो चलन में भी था कि शादी का आधे से ज़्यादा खर्चा लड़के वाला बहन करे। और ये बहुत दिनों तक हमारे समाज में प्रचलित रहा कि अधिकांश खर्चा जो मंडा का खर्चा है, पत्तल और धोने का खर्चा है, नाई धोबी का खर्चा है और खाने का आधा खर्चा है, ये लड़के वाले बहन करते थे। लड़की वाले पे ये बोझ नहीं आता था। ये मतलब एक बहुत ही आदर्श समाज की प्रथाओं में से मैं मानता हूँ गहरिया समाज की, कि लड़की वाले पे बोझ नहीं दिया जाता था। ये खर्चे लड़के वाले बेयर करते थे। और मैं तो इसका भी समर्थक हूँ कि इसको किसी न किसी दूसरे रूप में अच्छा सुधार करके इसको चालू करना चाहिए, जिसमें समाज को हर हालत में आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाना चाहिए। समिति का काफिला जब आगे बढ़ा तो बैठकें करने के प्रस्ताव आए।
बैठकें करने के प्रस्ताव आए तो हमारे पास कोई स्थान नहीं हुआ करता था, तो स्वाभाविक है किसी न किसी के व्यक्ति विशेष के घर पे सभाएं आयोजित की जाती थी। धीरे धीरे लोगों में रुझान बढ़ा तो लोगों में आने के लिए संख्या भी बढ़ते चली गई। अब हम लोग कोई बहुत आर्थिक रूप से संपन्न समाज तो है नहीं है, सब लोगों के घर इतने बड़े नहीं होते हैं कि इतने बड़े समाज का समाव उनके घर में व्यक्तिगत रूप से हो जाए। इसलिए इस बात की फिर बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस हुई कि यार बहुत से समाजों का भी अपना भवन होता है और हमें तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है भवन की, इसलिए क्यों ना हम अपना ही भवन निर्मित करें। जब ये सिलसिला आगे चला तो प्रयास शुरू हुए तो उस समय तो साथ 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपये चंदा हुआ करता था, बहुत समय उस ढंग के बाज़ार भाव हुआ करते थे। तो हमारे दर्शन लाल जी डहरिया जो हैं कोकड़ा जगत वाले, उनके पास उनकी ख़ानदानी ज़मीनें हैं, अभी भी हैं। तो उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि मैं 2400 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट समाज को दान देना चाहता हूँ, जिसमें चाहे तो समाज अपना भवन बना ले। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस समय तो हम लोग सिदावी लाल जी डहरिया के नेतृत्व में वो अध्यक्ष हुआ करते थे जिला के, और उसमें मूव करते थे पूरे समाज में। तो उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए ही हम लोगों को इतने पापड़ बेलने पड़े कि वो रजिस्ट्री का खर्चा, जबकि उस समय बहुत नॉमिनल खर्चा हुआ करता था, लेकिन उसको ही जमा करने में हम लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। पर वो उनमें जज्बा बहुत था, उन्होंने उस काम को हर हालत में किसी न किसी तरह संपन्न करवा ही लिया और समाज के नाम से वो 2400 स्क्वायर फीट का प्लॉट हासिल कर लिया। उसके बाद उन्होंने प्रयास काफ़ी अच्छा किया और उसको काफ़ी आगे वो ले गए कि भवन अब हम हर हालत में निर्मित करवाएंगे। और उसमें बहुत सारे उन्होंने प्रस्ताव रखे कि कोई आदमी बढ़िया प्लंथ का खर्चा बेयर कर ले, कोई आदमी सीमेंट दे दे, या कोई आदमी गेट बना दे, या कोई आदमी बेसमेंट बना दे, और बाकी का काम हम समाज के चंदे के द्वारा करेंगे। इस बीच ये हुआ कि वो उनकी समिति चुनाव हार गई और नई समिति गठित हो गई समाज की। नई समिति गठित होने के बाद तो 10 साल तक वो काम पूरी तरह से पेंडिंग ही रह गया। सिर्फ लोग पूछते रह गए कि समाज का भवन कब बनने वाला है, और ये एक बिल्कुल हास्य का विषय होता चला गया कि समाज का भवन बनेगा, समाज का भवन बनेगा, लेकिन उसके तरफ कोई प्रोग्रेस कभी हुई नहीं। उसके बाद पुनः एक बार समिति चेंज हुई और समिति का हेडक्वार्टर छिंदवाड़ा से हट के परासिया चला गया और रमेश डहरिया साहब अध्यक्ष बन गए। रमेश डहरिया साहब ने बहुत तरीके से उस इशू को शानदार तरीके से खींचा। बेशक बढ़िया मीटिंग वो करते थे, समाज भवन के निर्माण की बातें बहुत होती थी, चर्चा बहुत होती थी, और अजीब अजीब किस्म के प्लान बनाए भी जाते थे। और पता नहीं कैसा उन्होंने एक ऑर्डिनरी टाइप का एक खाता भी बैंक ऑफ इंडिया में खोल लिया। और उस समय पे दर्शन मामू की बहू सरपंच हुआ करती थी, तो उनसे एक पता नहीं किस टाइप का नक्शा था, एक वो नक्शा भी पास कर लिया। ये बताते वो थे, सबके पास मीटिंग वगैरह होती थी वो, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा भीड़ भड़ा के और गंभीर प्रयास नहीं किया कि वो, उनको ऐसा लगता भी नहीं था मेरे को कभी कि वो भवन बनाने के कोई इच्छुक हैं या उनमें कोई बर्निंग डिज़ायर, ज्वलंत इच्छा है कि वो भवन बनाना चाहते हैं। परंतु इस संदर्भ में उन्होंने एक बार, सन तो मुझे ठीक से याद नहीं है, कमलनाथ जी को बुला के वहाँ पर एक शिलान्यास करवा दिया कि यहाँ पर हमारे समाज का भवन बनने वाला है और कमलनाथ जी इसमें सहायता करेंगे। और शिलान्यास में नाम वाम खुदा के एक छोटा सा, हालांकि वो फंक्शन मैं भी थोड़ा लेट गया था लेकिन पहुंचा था। वो फंक्शन कहीं से भी कमलनाथ जी के लायक नहीं था। वो तो अपने ही फंक्शन में आने के लिए जनपद पंचायत भवन जाना चाह रहे थे, तो बीच में उन्होंने उनको डाइवर्ट करके अपने प्लॉट पे ले गए। खैर जैसा भी हुआ वो बात फिर आई गई हो गई, और उन्होंने फिर प्रयास किया कि थोड़ा ईंट और रेत डाल दी जाए, तो जिससे लोगों को लुभाया जा सके चंदा देने के लिए, लेकिन कोई भी उस लुभावने में आया नहीं और वो इशू
आज तक भी वैसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब तो वहाँ घास उग गई है, वहाँ का वो ईंट और रेत भी गायब हो गई, कुछ नहीं है वहाँ। उसके बाद पुनः इस बात का प्रयास हुआ कि समिति कोई नई जो बहुत एक्टिव हो, समाज के लिए कुछ कर सके, ये छिंदवाड़ा में निर्मित होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जब 16 अगस्त को गायत्री केंद्र में एक मीटिंग रखी गई और भोपाल की समिति के द्वारा नया समिति का प्रस्ताव आया, और उसमें बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र आए। तो उसके बाद नई समिति गठन का प्रक्रिया चालू हुआ और बहुत ही विधिवत वहाँ पर सारे निर्णय लिए गए, और उसमें शिवनारायण जी को उस चुनाव संचालन का भार दिया गया। उसके बाद सिलसिला जारी हुआ और बिल्कुल विधिवत शिवनारायण जी ने सबसे पहला जो पहली स्टेप होती है किसी समिति के निर्माण की या चुनाव कराने की, उसके लिए मेंबरशिप का एक अभियान चलाया। और वो अभियान इतना मेहनत से और सजग रूप से चलाया गया, और उन्होंने उसमें खुद भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उस समय पूरे ज़िले के सारे ब्लॉकों को का दौरा किया गया, और दौरा करके वहाँ पर एक चुनाव के समय के लिए एक ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त करके और उसको बाकायदा मेंबरशिप का कट्टा दिया गया। और ये बोला गया, जो भी ब्लॉक की मीटिंग में वहाँ के सारे गणमान्य नागरिक आया करते थे, उनको पूरा डिटेल में उसकी रूपरेखा समझाई गई, मेंबरशिप का महत्व समझाया गया, और चुनाव की तारीख तो डिसाइड थी ही, और उन लोगों को पूरी तरह से हम लोगों ने समिति में जोड़ा। उस समय देखिए, दमुआ से लेकर जुन्नारदे से, तामिया से, सौंसर से, चौरई से, दातला से लेके हर ब्लॉक में शिवनारायण जी अपनी टीम के साथ घूमे, और पूरे ज़िले भर में एक इतना बड़ा उत्साह का माहौल निर्मित कर दिया कि लगने लगा कि हाँ, अब आने वाले दिनों में समिति कुछ कर सकती है। उसके बाद 20 दिसंबर को चुनाव संचालित हुआ, और करीब 100% वोटों से शिवनारायण जी चुनाव जीतकर अध्यक्ष बने। और उसी समय हमारे लोकेश जी भी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त की गए। और उसके बाद अब चूँकि वो एक अधूरा काम भवन निर्माण का रह गया था, इसी सभी लोगों की बहुत तीव्र इच्छा थी कि समाज का एक अच्छा सा भवन हो जाए, तो गतिविधियां अपने आप तेज हो जाती हैं। क्योंकि व्यापार में ठिया जैसे बोलते हैं, एक खास जगह है जहां पर सब लोग मिलकर विचार विमर्श करके सारे कार्यविधियों को संचालित कर सकें, ये सबसे आवश्यक चीज़ होती है। ये हर एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है कि एक ठिया हो, जिसको अभी अपन भवन कह रहे हैं। उसका काम शुरू हुआ, और बहुत दिनों से आज की तारीख में जो हमारा भवन निर्माण हुआ है, वो जगह हमारे लोकेश जी, शिवनारायण जी और जो भी उससे संबंधित लोग थे, इन लोगों के नज़र में थी ही कि सरकार के द्वारा ये ज़मीन हम लोगों को आवंटित हो सकती। अब उसके लिए प्रयास जारी हुए, तो उस समय चंद्रभान जी विधायक थे, तो उन्होंने आश्वासित कर दिया कि हम आपको ज़मीन अलॉट कर देंगे, और आप जन भागीदारी में अपना जो खुद की का शेयर है वो जमा कर लीजिए, और बाकी का पैसा जन भागीदारी से मिलेगा आपको, और विधायक निधि से जो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा वो मैं दूंगा, और बाकी फिर आप लोग देखिए, उसको करिए। उसके बाद कंट्रीब्यूशन शुरू हुआ। कंट्रीब्यूशन शुरू हुआ तो आदरणीय कमला मैडम ने तो 4 लाख रुपया दिया, उसमें 1 लाख रुपया ब्रजेश जी ने दिया, 1 लाख रुपये शिवनारायण जी ने दिया, 1 लाख रुपये जीपी मेहरा साहब ने दिया। और उसके बाद ये सिलसिला चला, और व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन भी लेना शुरू किया गया। और सही बात यह है कि उस समय सीनियर सिटीजन ग्रुप ने निर्णय लिया कि हम लोग पूरा का पूरा समिति 5-5 हज़ार रुपये हर व्यक्ति से लेते हैं, तो 50-60 हज़ार रुपये जो भी उसका रहा होगा उन लोगों ने कलेक्ट किया, और एक अच्छा सा फंक्शन
चंद्रभान जी की अध्यक्षता में करके और उसका शिलान्यास कहिए या उद्घाटन कहिए करवा दिया गया। उसमें समाज के काफ़ी लोगों को आमंत्रित किया गया और सारी प्रक्रियाएं हुई। और उसमें जब ये घोषणा की गई कि जो भी इच्छुक सज्जन भवन के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं तो वो आज अमाउंट घोषित कर सकते हैं। उस सभा में बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी रकमें घोषित कर दी। चलिए, लग रहा था ऐसा कि बहुत अच्छे ढंग से हम लोग ये काम कर पाएंगे, लेकिन उम्मीद के हिसाब से उतना पैसा जो लोगों ने घोषणा की थी उतना पैसा तो नहीं आ पाया। पर फिर भी जिन लोग इच्छुक थे उन लोगों ने पैसा दिया। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं दिया, पैसा आना शुरू हुआ। उसमें कमी ये भी रह गई कि हम लोग की तरफ से जितने प्रयास किए जाने चाहिए थे उतने प्रयास नहीं किए गए, इसलिए भी वसूली कम हुई। इस बीच क्या हुआ कि सरकारी योजना के तहत जावड़ेकर जी ने एक कार्यालय, जिसको अभी अपन पुस्तकालय के रूप में संचालित कर रहे हैं, उसका आवंटन कर दिया। और आवंटन क्या कर दिया उन्होंने, तो वो कार्यालय हमें बना के दे ही दिया। उसके इनाग्रेशन में फिर एक बहुत अच्छे सभा का आयोजन किया गया। उस सभा के आयोजन में हम लोगों ने जितना हम लोगों से वसूली हो सकती थी, जितने लोग वहाँ पर आए थे उनसे कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हम ले सकें। तो उसमें भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ अमाउंट घोषित किया और उसमें से बहुत कुछ मिला भी। 25,000 रुपये तो उस समय जीपी मेहरा साहब ने लाइब्रेरी और लाइब्रेरी के फर्नीचर के लिए भी घोषित किया, दे भी दिया उन्होंने। 50,000 रुपये राम प्रसाद जी ने, सिवनी वाले जो अध्यक्ष थे उस समय तत्कालीन, उन्होंने घोषित किया। और 11,000 रुपये एक आर के मेहरा या जीपी मेहरा थे, पता नहीं, यहाँ पर महिला बाल विकास में उन्होंने दिया। काफ़ी पैसा उसमें भी जमा हुआ। 50,000 रुपये इन्होंने दिया था जौहरी भैया ने, तो वो पैसा तुरंत उन्होंने कैश पहुंचा दिया राजेश भैया ने। तो उसमें भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन हुआ। फिर यदा कदा लगातार जैसे जैसे हम लोग सूचनाएं देते थे व्हाट्सएप पे या समिति के तरफ से जाती थी, तो कुछ लोग धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन देते भी जाते थे। कुछ हम लोगों को टोका टाकी करके भी कंट्रीब्यूशन मिलते जाता था। अब क्या हुआ कि जब भवन का काम शुरू हुआ तो पहले कोशिश ये थोड़ा रोकते 10 लाख रुपया बहुत मुश्किल से, बहुत ही अथक प्रयासों के बाद ये बड़े बड़े कंट्रीब्यूटर के मैंने नाम बताए। और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट को जमा करने में बहुत दिक्कत गई। समाज का वास्तव में चेहरा उसी समय हम लोगों को नज़र आया जब हम वो छोटी सी 2-3-4 लाख रुपए जो बच गए थे, 6-7 लाख रुपए तो बड़े बड़े कंट्रीब्यूटर ने दे ही दिए थे। जो अमाउंट बच गया था वो 2-3 लाख रुपए, वो 2-3 लाख रुपए जमा करने में तो समिति को पूरे तारे नज़र आ गए। बहुत मुश्किल। अरे अंतिम के 10,000 रुपये शॉर्ट जब पड़ रहे थे 10 लाख रुपए में, वो 10,000 रुपये का कलेक्शन में मज़ा आ गया था बिल्कुल। इतनी मुश्किल से जमा हुए थे जिस दिन हम लोगों को बैंक में पैसा जमा करना। खैर 10 लाख रुपया जमा किए और श्री नारायण जी और लोकेश जी के प्रयास से जन भागीदारी का 10 लाख रुपए भी उन्होंने नगर निगम से अलॉट करवा लिया। उसके बाद सोचा यह गया कि ये भवन समाज के किसी ठेकेदार के द्वारा बनवाया जाए तो अच्छा है, अपने समाज के किसी व्यक्ति का हित होगा। तो नगर निगम में हमारे एक श्याम डहरिया ठेकेदार, उनको मुकर्रर कर दिया गया कि चलिए समाज का भवन आप ही बनाइए। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि भवन का नक्शा कैसा बनाया जाए और वो उसके लिए किसका हायर किया जाए। तो उसमें श्री नारायण जी ने बोला कि हमारे एक नगर पॉलिटेक्निक के प्राचार्य हैं, उनसे बनवाते हैं। तो उनसे नक्शा बनवाया गया और ये उनके ही प्रयास से बनाया गया था, उनका ही पूरा रोल था उसमें। और वो नक्शा ला के
जगह जब मुकर्रर करने लगे तो जैसा आम होता है नेचर कि थोड़ी ज़्यादा जगह मिल जाए और बात के लिए भविष्य में हमें कोई कमी ना पड़े, इसलिए तो उसका जहाँ तक हमारी हद हमको अलॉट हुई थी उसके किनारे से वो भवन का काम शुरू हुआ। किनारे से भवन का काम शुरू हुआ तो वहाँ पर एक गड्ढा था, तो गड्ढा होने की वजह से उसको बहुत नीचे से कॉलम उठाना पड़ा। तो खैर चलो काम तो शुरू हुआ, पर उसमें क्या हुआ, प्रोजेक्ट थोड़ा गड़बड़ा गया है, क्योंकि स्वाभाविक है कि अनुमान से अलग हट के काम था वो, इसलिए उसमें खर्चा बढ़ गया। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यजनक स्थिति ये रही कि उम्मीद के मुताबिक श्याम भैया ने उतना अच्छा काम करके दिए नहीं जितनी उनसे उम्मीद की जा रही थी समाज के होने के नाते, और उन्होंने डिले भी बहुत किया और सुपरविज़न वगैरह कुछ था नहीं उनका। जब भी कोई जाता था तो उसको बड़ा ग्लानि महसूस होती थी कि भवन बनेगा कैसे, कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि काम आगे बढ़ते दिखता ही नहीं था। फिर अध्यक्ष महोदय ने कोशिश करना शुरू करे कि कम से कम अब बहुत सारा पैसों की कमी है और कमलनाथ जी ने भी 10 लाख रुपए डिक्लेयर किए हैं, अब उनसे पैसा निकाला जाए। अब कमलनाथ जी से पैसा निकालने के लिए जब प्रयास शुरू हुए तो उसमें जितनी सारी शर्तें बताई गईं वो काफ़ी तकलीफ दे थीं, लेकिन शिवनारायण जी ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और वो सारी शर्तों को पूरा करने के लिए एक एक करके जैसे बैंक के अंदर विधिवत खाता खोलना, उसके लिए उन्होंने कहा पैन कार्ड चाहिए, प्रस्ताव चाहिए, ये चाहिए, जितनी भी औपचारिकताएं थी सब उन्होंने भीड़ भड़ा के सुबह शाम मेहनत करके की। उसके बाद उन्होंने कहा नक्शा कैसा रहेगा, बजट कितना रहेगा, ये सारी चीज़ें वो मांग रहे थे। और परंतु जितनी भी चीज़ें हमको राजीव भवन के द्वारा मांगी गई, शिवनारायण जी ने उसको चाहे जैसा भी बना उनसे जितना भी प्रयास करना पड़ा, चाहे पल्ले से पैसा खर्च करना पड़ा, लेकिन उन्होंने किया। और जितने भी चक्कर लगाने पड़े, चाहे राजीव भवन के लगाने पड़े, चाहे कमलनाथ जी के ऑफिस कहाँ पर है वो शिकारपुर जाना पड़ा, महिला टीम और सीनियर सिटीजन की टीम और जिला मुख्यालय की टीम सब सम्मिलित रूप से कमलनाथ जी के दरबार में हाजिर होते थे। ये प्रयास उनके जो थे वो निश्चित रूप से अच्छे समय में रंग लाए और अंततः कमलनाथ जी ने 10 लाख रुपए देना कबूल कर लिया। हालांकि एकदम से तो उन्होंने नहीं दिया, उसके बावजूद भी हमें 3-4 चक्कर और लगाने पड़े और बहुत मिन्नतें करनी पड़ी उनसे, लेकिन आखिरकार एक फंक्शन में उन्होंने वो 10 लाख रुपए हम लोगों समिति को, समाज को दे दिया। और उसमें जहाँ तक मैं उनके शिवनारायण जी के साथ हमेशा साथ साथ लगा रहा, और मेरा ही उनको एक सलाह ये थी बिल्कुल कि ज़्यादा लोगों को आप बिल्कुल इन्वॉल्व मत करिए, जितने ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे उतनी डिले होते रहेगा, उतनी मध्यभिन्नता होती रहेगी और अपन पिछड़ते चलेंगे। तो उनको भी ये बात समझ में आई, तो उन्होंने बोला बस सिर्फ 2 जन जाएंगे, आप और मैं, इसके अलावा किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डिले करने से क्या फ़ायदा है, वो काम तो होगा नहीं, अंदर तो 2 ही लोग घुसते हैं, बाकी सब बाहर दर्शक होते हैं। तो हम दोनों बिल्कुल लगातार भिड़ रहे, चाहे शिकारपुर जाना हो, चाहे राजीव भवन जाना हो, बिल्कुल जितने मौके मिले सबको बनाए हम लोग, और वो 10 लाख रुपए ला के फिर खाते में जमा कर लिया। अब साहब खाते में जमा करने के बाद जनभागीदारी में केस लगाया, तो जनभागीदारी में केस लगाया तो जनभागीदारी ने बोला कि साहब ये तो चार्टर्ड बैलेंस शीट लगेगी आपके समाज की, उसके बाद जनभागीदारी में केस लगेगा। अब साहब चार्टर्ड बैलेंस शीट कोई चलता फिरता काम नहीं है, लेकिन शिवैया ने उसमें भी हिम्मत नहीं हारी और कहीं से भी प्रयास कर करा के, और शर्मा जी, चाहे क्या नाम है, सौरभ शर्मा नहीं, हाँ ये हुकुमचंद शर्मा का लड़का, चित्रकूट कॉम्प्लेक्स में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके द्वारा चार्टर्ड बैलेंस शीट हासिल कर ली, और चार्टर्ड बैलेंस शीट हासिल करके और पूरा का पूरा प्रपोजल बना के नगर निगम में दे दिया। नगर निगम में जब दे दिया तो जनभागीदारी का पैसा आ ही नहीं रहा था, और हम लोग देख रहे थे कि यार ये तो बहुत मुश्किल बढ़ते जा रही है। कमलनाथ जी का पैसा खाते में पड़ा हुआ है और समिति के पास भी 5-7 लाख रुपया जो मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन आता है और विभिन्न मदों में जो पैसा आता है वो था ही।
फिर हम लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर बैठ के प्लान किया कि यार जन भागीदारी तो खतरे में पड़ते जा रही है, बेहतर यह है कि इतने पैसे में अपन खुद से ही प्रयास करते हैं जितना हो जाए। और हो सकता है कि अपन अंतिम चरण तक पहुंच ही जाएंगे। फिर शिवैया तो अब खुद ही इंजीनियर हैं, तो उन्होंने अनुमान लगाया, बजट बनाया, प्लान किया कि भाई कितना पैसा लगेगा और कहाँ तक ये और इसमें जो हमारा 10-15 लाख रुपए है इसमें कहाँ तक पहुँचेंगे। उनने अनुमान लगाया कि फिनिश तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफ़ी करीब तक शायद पहुंच जाए। तो हम लोगों ने सोचा यार अपन ही शुरू करो, कब जन भागीदारी का पैसा आएगा और कब आपका सपना साकार होगा, ये तो बहुत लंबी चौड़ी दास्तान हो जाएगी। उस बीच हम लोग को एक बहुत भी ख्याति प्राप्त व्यक्ति की याद आई। वो हैं दयानंद जी। दयानंद जी क्योंकि शुरू तुरंत उन्होंने एक अपने बिल्डिंग का काम फिनिश किया हुआ था, तो मैंने बोला यार भाई अपन को दयानंद जी का सहयोग लो, क्योंकि उनके समय कॉन्ट्रैक्ट ताज़ा मकान बनाया उनका, तो उनको सब मालूम है कि कहाँ ग्रिल मिलती है, तो कहाँ टाइल्स मिलता है, तो कहाँ ठेकेदार मिलेगा, तो क्या रेट चल रहा है, उनको पूरा है। तो बहुत शुक्रगुजार है समिति दयानंद जी की भी कि उन्होंने तुरंत पूरा अपना 100% जो सहयोग हो सकता था वो इस भवन के लिए दिया। और बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हुई हैं जो दयानंद जी के सहयोग से ही हुई, और उन्होंने उसमें जो भी उनसे बहुत अच्छा हो सकता था वो सहयोग दिया, और धीरे धीरे भवन का काम शुरू हुआ। लेकिन हम सभी जानते हैं कि उसी बीच कोविड भी आ गया और उसी बीच भाव बढ़ना शुरू हो गया और भाव आसमान छुए, और किसी भी हालत में लेकिन तारीफ थी अध्यक्ष महोदय की कि उन्होंने काम बंद नहीं किया। एक बात चालू हुआ तो वो भले अल्टरनेट डे में या डेली शाम को टेलीफोन पे बात करते थे, और हम लोग बोलते थे यार हिम्मत मत हारो, देखी जाएगी, अपन किसी भी तरह इसको करेंगे, बंद मत करना, पैसे की कमी बेशी होगी तो कहीं ना कहीं से लाएंगे, लेकिन करेंगे। इस बीच हम लोगों ने बहुत प्रयास किए कि जो घोषणाएँ की गई हैं समाज के द्वारा लोगों को पैसे देने की, उनसे संपर्क करके पैसा लिया जाए, पर थोड़ा बहुत पैसा मिलता भी था, लेकिन उम्मीद से वो काफ़ी कम हुआ करता था। हमारा दुर्भाग्य था कि इस बीच कोविड का ये महामारी आ गई, इसलिए हम लोग वसूली के लिए घूम नहीं सकते थे, इसलिए भी थोड़ा डिले होना शुरू हुआ और भाव भी तेज़ होते गए। लेकिन सबसे इसमें जो पॉजिटिव बात ये रही कि भाव लगातार बढ़ते हुए भी अध्यक्ष महोदय ने उसको पीछे भीड़ भुड़ा के बहुत आगे तक ले आया। सारा दोनों साइड के स्लैब से लेके, दरवाजे खिड़की से लेके, 2 कमरों से लेके सारा उन्होंने कर दिया। इस बीच क्या हुआ, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव समाज के सामने रखा कि 2 इसमें शादी ब्याह के लिए कमरे बनाए जा रहे हैं, और जो लोग भी अपने पूर्वजों के या अपने माता पिताओं के नाम वगैरह देना चाहते हैं तो वो 1.5 लाख रुपया समिति को दें। तो उनके नाम से वो मैंने यादगार के तौर पे उनके पूर्वजों के नाम लिख दिए जाएंगे, तो और 1.5 लाख रुपये समिति के भवन के निर्माण में काम आ जाएगा। तो 1.5 लाख रुपये देने के लिए हम लोगों ने फिर प्रयास शुरू किए। तो बहुत दिनों से माँ साहब की इच्छा थी कि वो ऐसा कोई बड़ा सा कंट्रीब्यूशन दें। तो सबसे पहले माँ साहब से बात हुई, तो माँ साहब बोले यार एकदम से तो मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन एक आप कमरा मेरे को अलॉट कर दो, 1.5 लाख रुपये धीरे धीरे करके दे दूँगा। माँ साहब मतलब सिरावी लाल जी टहरिया, घाट पर ऐसी वाला। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 फंक्शन और शादी विवाह के भी फंक्शन भवन में हुए, और मैंने देखा कि यार ये छत तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, और एक बार थोड़ा सा डिक्लेरेशन किया कि भाई जो लोगों के पैसे नहीं आए हैं वो कृपया पैसे दें। तो हमारे समाज में तो इतने विद्वान और इतने तर्कशास्त्री लोग बैठे हुए हैं कि उन्होंने बोला कि आप तो बेइज्जती कर रहे हैं समाज की। उस दिन मुझे ये बात बिल्कुल नहीं मालूम थी कि बगैर बुलाए मेहमान हैं, नहीं तो मैं उनको बताता कि समाज क्या होती, पर मैंने बोला यार चलो सम्मानित बुलाया हुआ आदमी है, इसको कुछ ना बोला जाए, शांत रहो चलो। तो मैंने बोला यार ये तो ऐसी छत खुला रहेगा, और जब 10,000 रुपये के लिए हम लोग शुरुआत में पूरे समाज में घूम के नहीं कलेक्ट कर सके तो ये 1.5 लाख की टीन हम लोग कहाँ से लाएंगे, फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि काम भी लगातार चुटपुट चल रहा है, जो आ रहा है पैसा वो जा रहा है, और अगर लमसम पैसा आएगा नहीं।
अब आप देखिए कि कितना खतरनाक बात है। पैसा वसूली के लिए अध्यक्ष महोदय ने एक अपील जारी करी कि भाई हमें पैसे की बेहद ज़रूरत है, और कोई आदमी अगर लमसम पैसा दे सकता है तो हम उसको ब्याज देंगे। ये कितनी गजब की बात है। इतना लंबा चौड़ा डहरिया बहुल समाज है ये जिला, और उसके लिए अगर अध्यक्ष को ये अपील जारी करनी पड़े कि हम ब्याज से पैसा उठाने के लिए, हालांकि उसके पीछे कोई ब्याज व्याज से उठाना नहीं था, उसके पीछे उन लोगों को थोड़ा सा पिंच करना था जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया था। लेकिन देखिए फिर भी कोई पिंच नहीं हुआ। मैं बहुत इसको मतलब दुखद स्थिति में बोलना चाहता हूँ कि इतनी मार्मिक अपील के बाद भी समाज के लोगों को कोई ज़्यादा क्लेश नहीं हुआ उस अपील से। अच्छा, हम लोग तो रोज़ शाम को बात करते ही थे, तो मैं उनको हमेशा आश्वंतित करते रहता था कि आप फिक्र मत करो, ऐसा हो नहीं सकता कि भवन कंप्लीट ना होगा ही। फिर मैं बोला यार मुझे भी अपने पेरेंट्स के नाम से एक यादगार चीज़ बना के देने का मैं बहुत दिनों से इच्छुक था। पहले मेरी इच्छा थी कि फर्स्ट फ्लोर पे एक या दो कमरे खुद के तरफ से बनवाए जाएंगे। वो मैं बहुत दिनों से बोल रहा था कि आप चिंता ना करें, ऊपर के कमरों के लिए तो अपन अरेंजमेंट कर लेंगे। और उस समय आप लोग दे रहे थे, उत्साह बना हुआ था, पैसा आ रहा था, तो इसलिए अपने देख रहे थे। पर मैंने देखा यार कि अभी तो पानी ही भरने लग गया है, और जो कई कराई मेहनत है उस पर पानी फिरना दिख रहा है। तो मैंने बोला शिव भैया आप एक काम करो, आप ये टीन का पैसा आप मुझसे ले लो, 1.5 लाख रुपये मुझसे लो, और जितने जल्दी हो सके इसको कवर करो। तो फिर शिवैया ने प्रयास शुरू करे। वो उस बीच भाव ताव की भी बहुत सारी बातें आई। तो जैसा राजाराम जी भी उस समय नागपुर में थे, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं नागपुर का भाव देखता हूँ, वहाँ से भिजवा दूंगा। फिर ट्रांसपोर्ट का भी बाद में बात आई कि वो भी बहुत महंगा है, तो भाव तो उतना ही पड़ जाएगा। फिर शिवैया ने कहीं से भी खोज खाज के फैक्ट्री खोजी कि ये साला टीन बनता कहाँ है। उन्होंने मुझे बताया, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि छिंदवाड़ा में ऐसा कोई चीज़ हो, यूनिट हो, तो अपन भी देखें। तो एक शाम उन्होंने मुझे बुलवाया उस फैक्ट्री में, वहाँ हम लोगों ने देखा, और वो फैक्ट्री में हमने को लगा कि यार ये चीपेस्ट चीज़ है और बहुत अच्छी है। तो उस दिन हम लोगों ने उसके सौदा टीन का कर लिया। टीन का सौदा कर लिया, और हम लोगों को तो लग रहा था कि 16 अगस्त तक उसको फिनिश कर देंगे। लेकिन उसके बाद तुरंत उसको पैसा दिया। 16 अगस्त को उसने पैसा लिया, और 18 तारीख तक उसने छत डाल डूल के फिनिश कर दिया। अब जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा था वो भवन में लगाया जा रहा है, और अब तो इतना पैसा बचा भी नहीं है कि अभी बचा हुआ काम भवन का हो सके, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ज़्यादा नहीं आइडिया है, क्योंकि मैं अकाउंट में हैंडल नहीं करता हूँ। मेरे पास सिर्फ उसका जो मैं ट्रांजेक्शन होता है उसके मैसेज पर आते हैं, पर उससे मुझे अंदाज़ा लगता रहता है कि खाते की स्थिति क्या चल रही। अब बहुत अच्छी बात है। एक देखिए बराबर 50-60 सालों का पूरे समाज का सपना था कि समाज का एक भवन जिला मुख्यालय में होना चाहिए, और वो जो स्थायी समिति है इस समय पे जो काम कर रही है, उसने बहुत ही, मैं तो सोचता हूँ कि जितना बड़ा बजट उस भवन में लगा है, हमारे जैसे छोटे समाज में जहाँ पर लोग बिल्कुल उत्साहित नहीं है या पैसा देना नहीं चाहते हैं, उस हिसाब से तो ये अतुलनीय काम है। काफ़ी बड़े बजट में वो भवन बना है, और दिक्कतें तो बहुत आई। सुपरविज़न करने के लिए कोई नहीं जाता था, अकेले शिव भैया ही सुपरविज़न करते रहे सुबह शाम। और हम सब ने छोटा से छोटा मकान कहीं ना कहीं बनाया है। हम जानते हैं कि एक छोटी छोटी चीज़ के लिए मकान में कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। एक एक चीज़ का भाव, वो भी माल अच्छा होना चाहिए, किफ़ायती होना चाहिए, सही मिलना चाहिए। इतनी मेहनत तो बिरला आदमी कर सकता है, लेकिन समिति ने किया, और आज उसको इस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि वो हम उसको आज लोकार्पण की स्थिति में पहुंच गए हैं। लेकिन भविष्य में भी अभी कोई राह बहुत आसान नहीं है। अगर उस भवन का बहुत अच्छा उपयोग हमने नहीं सोच पाया, तो मेहनत का वो प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा जो हमने कल्पना की है। अभी परसों के दिन अजय जी से भी इस संदर्भ में बात हुई थी, और उनका भी बहुत सराहनीय सुझाव मुझे लगा है कि अच्छे से अच्छे सुझाव अपन आमंत्रित करें कि इस भवन का अच्छे से अच्छा उपयोग और ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सकता है उसको जॉट डाउन करें। और जो हमारे संचालन समिति बनेगी, भवन संचालन समिति, उसको वो प्रस्ताव हम दें कि ये इस टाइप की कार्य प्रणाली से अगर आप भवन का संचालन करेंगे तो आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि उस भवन से हम एक बहुत अच्छी आय और बहुत अच्छे सामाजिक कार्यक्रम संपन्न करा सकेंगे।
ऐसा मैं समझता हूँ।